India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट परिसर में गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा की गोली मारकर हत्या। बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड का आरोपी था जीवा। $2000 के नोट बदली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से अंतिम उल्लेख पर की रिपोर्ट तलब। याचिकाकर्ता को शुक्रवार को उल्लेख करने का निर्देश। कोहिमा बेंच ने नागालैंड में कुत्तों के मांस पर सरकारी बैन को किया रद्द। कहा, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में कुत्तों का उल्लेख नहीं। राज्य सरकार का फैसला अधिकार क्षेत्र के बाहर। India Legal presents Courts Roundup. तो बढ़ते हैं आगे कोर्ट की खबरों में। उच्चतम न्यायालय ने 2000 रुपए के नोटों को बदलने के रिजर्व बैंक के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई के मुद्दे पर रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से मामले में तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध करने पर यह आदेश पारित किया। शीर्ष अदालत ने 1 जून को अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली उपाध्याय की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो गर्मी की छुट्टियों के दौरान ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से भारतीय रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अधिसूचनाओं के खिलाफ एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की याचिका के अंतिम उल्लेख पर रिपोर्ट मांगी है। आरबीआई और एसबीआई की अधिसूचना में 2000 रुपए करेंसी नोट को बिना किसी पहचान पत्र के एक्सचेंज की अनुमति दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एडवोकेट उपाध्याय की पीआईएल, जिसमें उन्होंने 2000 रुपए के करेंसी नोटों के एक्सचेंज को पहचान पत्रों के साथ ही अनुमति देने की मांग की थी, उसको खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील का उल्लेख किया था। उन्होंने अपील में कहा था कि मामला बेहद जरूरी है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने हस्तक्षेप करते हुए पूछा, क्या इससे पहले भी उल्लेख किया गया था? इस पर उपाध्याय ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन उस समय बहुत खामियां थी, हमने अब खामियां दूर कर दी हैं। उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष 1 जून 2023 को इसी मामले का उल्लेख किया था। उस बेंच में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल थे। पीठ ने ये कहते हुए उल्लेख पर विचार करने से इनकार कर दिया था कि वो छुट्टियों के दरमियान ऐसे मामलों पर विचार नहीं करेगी और उपाध्याय को गर्मी की छुट्टियों के बाद मामले का उल्लेख करने की अनुमति दी थी। आज उपाध्याय की प्रस्तुतियों पर जस्टिस राजेश बिंदल ने टिप्पणी की। निर्देश दिया गया था कि अदालत के फिर से खुलने के बाद इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। आप इसे फिर से कैसे उल्लेख कर सकते हैं? एक समन्वय पीठ ने पहले ही इसका उल्लेख अदालत के फिर से खुलने के बाद करने के लिए कहा था। आप एक अलग पीठ के पास नहीं आ सकते। उपाध्याय ने मामले की तत्कालिकता पर अपनी दलीलें जारी रखी और कहा, उपाध्याय ने कहा, ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि माओवादी, आतंकवादी और अलगाववादी धन का आदान प्रदान कर रहे हैं और मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि 80,000 करोड़ रुपए के नोट बदले गए हैं। पीठ ने कहा, हम मीडिया में आई खबरों पर गौर नहीं कर सकते। आप शुक्रवार को मामले का उल्लेख करें, इस बीच हमें रजिस्ट्री रिपोर्ट देखने दीजिए। जस्टिस बोस ने कहा, हम इस पर रजिस्ट्री से एक रिपोर्ट मांगेंगे, हम आपको शुक्रवार को इसका उल्लेख करने की स्वतंत्रता देंगे। उपाध्याय की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने खारिज कर दिया था।
याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि 2000 रुपए के मूल्य वर्ग को जारी करने का उद्देश्य नवंबर 2016 में अर्थव्यवस्था की मुद्रा की आवश्यकता को तेजी से पूरा करना था, जब सभी 500 और 1000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को अवैध मुद्रा घोषित किया गया था, जिसे हासिल किया जा चुका है। इस प्रकार 2000 मूल्य वर्ग के नोटों को रुपए के आदान प्रदान के लिए पहचान प्रमाण की आवश्यकता पर जोर न देने का सरकार का निर्णय मनमाना या ऐसा कुछ नहीं माना जा सकता है जो काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनाफाखोरी आदि को बढ़ावा देता हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। गुवाहाटी हाईकोर्ट की कोहिमा बेंच ने नागालैंड सरकार के एक फैसले को उलटकर सरकार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल उसने राज्य सरकार के उस फैसले को पलट दिया जिसमें उसने कुत्तों के वाणिज्यिक आयात, उसके बाजारों, उसके मीट की व्यावसायिक बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। न्यायमूर्ति माली वेंकुन की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2 जून को यह कहते हुए अपना फैसला सुनाया था कि नागालैंड के मुख्य सचिव ने 4 जुलाई 2020 को कुत्तों और उनके मांस की बिक्री का जो आदेश पारित किया था वो उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता था, लिहाजा उनके आदेश की अदालत के सामने कोई वैधता नहीं रह जाते। गुवाहाटी हाईकोर्ट की कोहिमा बेंच ने हाल ही में नागालैंड सरकार के मुख्य सचिव द्वारा जारी 4 जुलाई 2020 की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया जिसमें कुत्तों के वाणिज्यिक आयात, व्यापार के साथ साथ बाजारों में कुत्ते के मांस की व्यावसायिक बिक्री और रेस्टोरेंट में उसके भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 4 जुलाई 2020 में नागालैंड कैबिनेट ने एक आदेश पारित किया था जिसमें राज्य के अंदर कुत्तों के मीट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था, लेकिन कोहिमा म्युनिसिपल काउंसिल के तहत कुत्तों का आयात करने और कुत्ते का मांस बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों की ओर से याचिका दायर की गई थी जिसमें प्रतिबंध के कानूनी आधार और अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि विचार करने का केंद्र बिंदु ये है कि क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या FSSAI ने अपने अगस्त 2014 को जारी आदेश में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है। क्या पशु के मांस में कोई कैटेगरी बनाई गई है जिस वजह से सर्कुलर के अनुसरण में नागालैंड ने 4 जुलाई 2020 की अधिसूचना जारी की थी। कोर्ट ने कहा कि FSSAI में जानवरों की परिभाषा के तहत कुत्तों का उल्लेख नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कुत्तों के मीट का व्यवसाय करता है और कुत्ते के मांस को बेचकर ही अपनी आजीविका चलाता है। हालांकि अपने आदेश में अदालत ने यह भी कहा कि कुत्ते मांस को सही भोजन नहीं माना जाता है। बावजूद इसके राज्य सरकार का फैसला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर था। ये तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता कुत्तों के मांस की आपूर्ति और बिक्री का काम कर रहे हैं और पिछले कई वर्षों से अपनी कमाई कर रहे हैं। अदालत को बताया गया कि कुत्ते का मांस खाने के लिए नागाओं की ये संस्कृति और प्रथा है जिसका उल्लेख नागाओं के शुरुआती निर्वंश विज्ञान और मानव शास्त्रीय खातों में किया गया है। ये तर्क दिया गया कि पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की क्रूरता की रोकथाम में प्रदान की गई पशु की परिभाषा कुत्ते को शामिल करने के लिए पर्याप्त है और परिवहन, वध और कुत्ते के मांस को खाद्य पदार्थ के रूप में तैयार करने की प्रक्रिया में किए गए किसी भी कार्य को शामिल करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए ये बिना अनावश्यक पीड़ा के पीसी अधिनियम के तहत क्रूरता की कोटि में नहीं आएगा। याचिकाकर्ताओं के वकील ने आगे कहा कि FSS अधिनियम की धारा 30 राज्य सरकार को राज्य के भीतर FSS अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियुक्त करने के लिए बाध्य करती है और नागालैंड सरकार ने इसके खाद्य सुरक्षा आयुक्त और सचिव को नियुक्त किया है। इसलिए मुख्य सचिव के पास FSS एक्ट 2006 के तहत विवादित अधिसूचना जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। वकील ने प्रस्तुत किया कि विवादित अधिसूचना ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g), अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 304(b) के तहत कानूनी अधिकार के तहत याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। आगे ये तर्क दिया गया कि सरकार की कार्यकारी शाखा कुत्ते के व्यापार और उसके मांस की खपत के संबंध में कानून द्वारा पारित किए बिना विवादित अधिसूचना को पारित करने के लिए सक्षम नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि कुत्ते के मांस को सही भोजन नहीं माना जाता और ये फैसला सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर था। ब्यूरो रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राकेश बिंदल की अवकाश पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को विदेशी लॉ डिग्री रखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए 18वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया योग्यता परीक्षा का परिणाम घोषित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका को सूचीबद्ध किया। परीक्षा 19 दिसंबर 2022 से 24 दिसंबर 2022 तक बीसीआई कार्यालय में आयोजित की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट यजुर भल्ला ने तर्क दिया, उम्मीदवार अक्टूबर में होने वाली अखिल भारतीय बार परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने पीठ से मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। पीठ ने इस पर सहमति जताई और मामले की सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। मामले में याचिकाकर्ता अंचिता नैयर एक उम्मीदवार हैं जो 18वीं INHFLD परीक्षा में शामिल हुई थी। याचिका के मुताबिक 5 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभी तक 75 से ज्यादा उम्मीदवारों का परिणाम घोषित नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एक वकील के रूप में प्रैक्टिस करने में उसकी अक्षमता उसकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। उन्होंने आगे कहा कि बीसीआई ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें आश्वासन दिया था कि परिणाम 1 सप्ताह के भीतर जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक उन्हें घोषित नहीं किया गया है। याचिका के मुताबिक फोन कॉल, ईमेल और भौतिक यात्राओं सहित कई प्रयासों के बावजूद बीसीआई याचिकाकर्ता की चिंताओं पर कोई सहायता या प्रतिक्रिया देने में विफल रहा है, ये कहते हुए कि उसके पास रिट याचिका दायर करने के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक उपाय नहीं है। याचिकाकर्ता ने अदालत से परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने का अनुरोध किया है, जिसमें बीसीआई को 18वीं INHFLD परीक्षा का परिणाम जल्द से जल्द घोषित करने का निर्देश दिया गया है। बाद में बीसीआई ने INHFLD परीक्षा के परिणाम घोषित किए। हिंसा प्रभावित मणिपुर में 3 मई से लगाए गए इंटरनेट प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मणिपुर उच्च न्यायालय के एक वकील चोंगथम विक्टर सिंह और एक स्थानीय व्यवसायी मेयंगबाम जेम्स द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि इंटरनेट बंद होने का याचिकाकर्ताओं पर महत्वपूर्ण आर्थिक, मानवीय, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है। याचिका में कहा गया है 24 दिनों से अधिक समय तक राज्य भर में इंटरनेट का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिससे याचिकाकर्ताओं और अन्य निवासियों के अधिकारों को काफी नुकसान पहुंचा है। याचिकाकर्ता ने मौलिक अधिकारों के हनन का मसला भी उठाया। मणिपुर के 2 निवासियों ने 1 महीने पहले शुरू हुई जातीय हिंसा के कारण बार बार इंटरनेट पर प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। चोंगथम विक्टर सिंह और मेयंगबाम जेम्स ने अपनी याचिका में कहा है, इंटरनेट पर प्रतिबंध भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। प्रतिबंध से उनके परिवारों पर आर्थिक, मानवीय, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है। याचिका के मुताबिक इंटरनेट पर प्रतिबंध से राज्य के निवासियों ने भय, चिंता, लाचारी और हताशा का अनुभव किया। वे अपने प्रियजनों या कार्यालय के सहयोगियों के साथ संवाद करने में असमर्थ हैं। याचिका में ये भी कहा गया है कि अफवाह फैलाने और गलत सूचना के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से इंटरनेट का लगातार निलंबन दूरसंचार निलंबन नियम 2017 द्वारा निर्धारित नियमों के मुताबिक नहीं है। वादी ने दावा किया है कि 24 दिनों से अधिक समय तक राज्य भर में इंटरनेट का उपयोग पूरी तरह से बंद रहा है, जिससे याचिकाकर्ताओं और अन्य निवासियों के अधिकारों को काफी नुकसान पहुंचा है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि शटडाउन अनुच्छेद 19 उपधारा 1A के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके संवैधानिक अधिकारों और अनुच्छेद 19 उपधारा 1G के तहत किसी भी व्यापार या व्यवसाय को करने के अधिकार के साथ हस्तक्षेप है। याचिका में दावा किया गया है, अफवाहों को रोकने और गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से इंटरनेट का निरंतर निलंबन दूरसंचार निलंबन नियम 2017 द्वारा निर्धारित कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय को ये भी बताया कि राज्य ने आज तक इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को लागू करने वाले विवादित आदेशों को अपनी वेबसाइट या ट्विटर हैंडल पर प्रकाशित नहीं किया है।
याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी से मणिपुर राज्य में इंटरनेट का उपयोग बहाल करने और राज्य में इंटरनेट बंद की घोषणा को अवैध घोषित करने के लिए निर्देश मांगा है। गौरतलब है कि मणिपुर सरकार ने इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध 10 जून तक बढ़ा दिया है। गृह विभाग के आयुक्त एच ज्ञान प्रकाश द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि ब्रॉडबैंड सहित मोबाइल डेटा सेवाओं का निलंबन 10 जून की दोपहर 3 बजे तक बढ़ा दिया गया है। राज्य में ये प्रतिबंध 3 मई को लगाया गया था। मणिपुर में जातीय हिंसा में करीब 100 लोगों की जान गई है और 310 अन्य घायल हो गए। मेती मणिपुर की आबादी का लगभग 53% है और ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। जनजातीय नागा और कुकी जनसंख्या का 40% हिस्सा है और पहाड़ी जिलों में निवास करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक 14 साल की गर्भवती लड़की को बाल गृह में भेजे जाने का आदेश पारित किया। लड़की ने अपने साथ यौन अपराध होने के बाद अपनी गर्भावस्था खत्म करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन बाद में मेडिकल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। 1 जून को पारित किए गए आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरु तेग बहादुर अस्पताल को एक मेडिकल बोर्ड बनाकर इस मामले पर अपनी राय देने को कहा था। बोर्ड ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट में लड़की को 27 हफ्ते की प्रेग्नेंट पाते हुए ये सलाह दी कि अगर अपनी प्रेगनेंसी खत्म कराने की वो कोशिश करती है तो आने वाले समय में उसके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा नहीं होगा। मेडिकल बोर्ड की सलाह के बाद लड़की ने फैसला किया कि वो बच्चे को जन्म देगी और बाद में उसको किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आएगी। लड़की के 22 वर्षीय भाई ने भी इस व्यवस्था पर सहमति जताई, जिसके बाद अदालत ने लड़की को मातृत्व केयर सेंटर में भेजे जाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने बाल कल्याण समिति के सुझाव पर गौर करते हुए लड़की को बालिका गृह निर्मल छाया में रखने का आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन के संबंध में कानून की स्पष्ट स्थिति ये है कि इसके लिए केवल महिला की सहमति की आवश्यकता होती है। क्योंकि वर्तमान मामले में इस लड़की की उम्र सिर्फ 14 साल है, इसलिए बच्ची के भाई की सहमति से इसको हम बालिका गृह भेजे जाने का आदेश देते हैं, ताकि प्रसव होने तक इस बच्ची का खास ख्याल रखा जा सके। लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट के भीतर गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हमलावर वकील की ड्रेस में आया था। संजीव माहेश्वरी मुख्तार अंसारी का करीबी था। वो बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड का आरोपी था। पेशी के लिए संजीव को कोर्ट में लाया गया था। गोलीकांड में 4-5 लोगों की घायल होने की खबर भी है। संजीव माहेश्वरी जीवा पश्चिम यूपी का कुख्यात गैंगस्टर था। पुलिस ने एक हमलावर को हिरासत में लिया है। घायल अवस्था में हमलावर को पुलिस अस्पताल ले गई। घटना के बाद वकीलों में आक्रोश है। वकीलों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। संजीव जीवा पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। उसका कनेक्शन मुख्तार अंसारी के साथ है। वो मुख्तार का शूटर रहा है। इसका नाम चर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी सामने आया था। संजीव इस वक्त यूपी की लखनऊ जेल में बंद था। संजीव जीवा की पत्नी ने अपने पति की हत्या की आशंका जताई और सुरक्षा मांगी थी। संजीव जीवा की पत्नी और रालोद नेता पायल माहेश्वरी ने सीजेआई से अपने पति की सुरक्षा की गुहार लगाई थी। संजीव जीवा के साथ एक बच्ची और एक महिला को भी गोली लगी है। संजीव जीवा फिलहाल लखनऊ की जेल में बंद था। 90 के दशक में संजीव माहेश्वरी ने अपना खौफ पैदा शुरू कर दिया था, खौफ पैदा करना। फिर धीरे धीरे वो पुलिस और आम लोगों के लिए सिरदर्द बनता चला गया। शुरुआती दिनों में वो एक दवाखाना संचालक के यहाँ कंपाउंडर की नौकरी करता था। इस नौकरी के दौरान जीवा ने अपने मालिक यानी दवाखाना संचालक को ही अगवा कर लिया था। इस घटना के बाद उसने 90 के दशक में कोलकाता के एक कारोबारी के बेटे का भी अपहरण किया और फिरौती 2 करोड़ की मांगी थी। उस वक्त किसी से 2 करोड़ की फिरौती की मांग होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। इसके बाद जीवा हरिद्वार के नाजिम गैंग में घुसा और फिर सत्येंद्र बरनाला के साथ जुड़ गया, लेकिन उसके अंदर अपने गैंग बनाने का तड़प जो थे लगातार जारी रही। इसके बाद उसका नाम 10 फरवरी 1997 को हुई भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में सामने आया, जिसमें संजीव जीवा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। फिर जीवा थोड़े दिनों बाद मुन्ना बजरंगी गैंग में घुस गया और इसी क्रम में उसका संपर्क मुख्तार अंसारी से हुआ।
कहते हैं कि मुख्तार को अत्याधुनिक हथियारों का शौक था, तो जीवा के पास हथियारों को जुटाने के लिए तिकड़मी नेटवर्क था। इसी कारण उसे अंसारी का वरद हस्त भी प्राप्त हुआ और फिर संजीव जीवा का नाम कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी सामने आया था। अरे कुछ 10 मिनट पहले भी वहाँ परिसर से निकला हूँ। परिसर निकला तुरंत व्हाट्सएप पे फोन पे कॉल आया कि यहाँ पे क्या कहते हैं गोली कांड हो गया। उसमें एक क्या कहते हैं बच्ची तत्काल खत्म हो गई, जिसको गोली मारी वो भी खत्म हो गया। ठीक है, एक पुलिस करीब घायल हुआ है और महिला को ये लोग क्या कहते हैं ट्रामा सेंटर बताया जा रहा है कि लेके गए हुए हैं। अब क्या है वास्तविकता क्या है, ये गोली किसको मारने आया था, कुछ जानकारी मिल पाई इस बारे में? ये जो अपराधी था उसी को मारने गोली आया था और बताया जा रहा है वकील के ड्रेस में थे ये लोग। अगर ये सुरक्षा इस तरीके से रहेगी जो है, ठीक है, आए दिन दिल्ली में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, पुलिस प्रशासन क्या सुरक्षा कर रही है? मतलब काला कोट पहन के कोई भी आए घुस जाएगा अंदर जो है, कुछ हो चाहे ना हो। मतलब आपकी व्यवस्था क्या है? चेकिंग नहीं कर रहे हैं आप, ऐसे जाने जा रहा खाली बैठे हुए हैं आप, न सेंसर सही है, कुछ भी नहीं सही है। ठीक है, ये परिसर है जो है, ये सुरक्षा है जो है यहाँ पे। सभी अधिवक्ता अपना काम करके वापस लौटने ही वाले थे, तब तक SC/ST कोर्ट से लगातार फायरिंग की आवाज आई, जिससे अधिवक्ता उधर दौड़ते हुए गए, जहां पर देखा कि 3 लोगों को अंधाधुंध फायरिंग करके एक व्यक्ति ने, जो कि अधिवक्ता की ड्रेस में था, एक बच्ची की उसमें से मृत्यु हो गई है और अधिवक्ता यहां असुरक्षित है। हमें पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है उसको पकड़ने से, जबकि अभी आधे घंटे पूर्व भी यहाँ पर एक धरना चल रहा था, जिसमें एक महिला पर हमला करने के लिए चाकू लेकर अपराधी अंदर आया था और दूसरी घटना तब तक ये घट गई कि यहाँ पर फायरिंग हो गई। अभी तक पता चला है कि एक व्यक्ति के द्वारा गोली चलाई गई है, जिसमें इंजर्ड हुए हैं, उनको ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। बाकी डिटेल हम लोग पता कर रहे हैं, अभी बाकी क्लियर नहीं है। वसीयत एक कानूनी तौर पर मान्य दस्तावेज है, जिसके जरिए आप अपनी संपत्ति अपनी इच्छा से किसी संबंधित व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद सौंप सकते हैं। अगर आप नाबालिग नहीं हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के मुताबिक अपनी वसीयत लिख सकते हैं। अब इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर आपको बताएंगे कि वसीयत बनाने के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या आप जानते हैं, विल एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए आप अपनी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से अपने किसी भी रिलेटिव को सौंपते हैं। घनश्याम वर्सेस योगेंद्र राठी के लेटेस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विल और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को किसी भी अचल संपत्ति में राइट्स कन्फर करने वाले टाइटल डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किए जा सकते। ये भी कहा गया है कि जीपीए होल्डर द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन ना करने से जीपीए यूजलेस हो जाता है। हियर आर सम जनरल डूज एंड डोंट्स टू कंसिडर व्हेन मेकिंग अ विल। डूज, आपके विल में ये क्लियरली बताए कि आप कौन हैं, आप अपने एसेट्स किसके लिए छोड़ रहे हैं और मरने के बाद आप अपने एसेट्स का क्या करना चाहते हैं। समय के साथ आपके सर्कमस्टांसेस में बदलाव आ सकता है, इसलिए जब भी आप अपने लाइफ में कोई बड़ा बदलाव महसूस करते हैं तो अपने विल को अपडेट करना इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो विल होगी उसे एक सेफ प्लेस पर रखा जाना चाहिए, जहां आपके एग्जीक्यूटर को वो विल आपके मरने के बाद आसानी से मिल सके। आपके विल के 2 लोग गवाह होने चाहिए, जिसे हम विटनेसेस भी कहते हैं, पर ये विटनेसेस आपके विल के बेनिफिशियरीज नहीं हो सकते। डोंट्स, आपको अपने विल पर तभी साइन करना चाहिए जब आप एक साउंड माइंड के हो और ऐसा करने के लिए कोअर्स्ड या फोर्स्ड ना हो। डोंट अज्यूम कि अगर आपकी कोई विल नहीं है तो आपके एसेट्स ऑटोमेटिकली आपके परिजनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यदि ऐसा होगा तो आपके एसेट्स आपके स्टेट के लॉज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन राइटिंग योर ओन विल तो एक वकील से कंसल्ट करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एक वकील ये अश्योर करेगा कि आपकी विल वैलिड है और ये आपके विशेस को अच्छे से एक्सप्रेस करता है। तो कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.